जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी। आज का टॉपिक है हमारा मुद्रास्फीति एवं मौद्रिक नीति। आप सभी को बता देना चाहता हूं, एनसीईआरटी सार संग्रह की क्लासेस चल रही हैं थ्योरी वाइज, जिसको हम पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं और इकोनॉमिक्स भी हमारा कंप्लीट होने के कगार पे है। बाकी सुबह हमारी एनसीईआरटी की एमसीक्यू क्लासेस चलती हैं, जिसमें मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट कराता हूं। चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं। वह स्थिति जब निश्चित समय विधि में अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है, तो उस स्थिति को हम मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब किसी वस्तु की मांग उसके समान स्तर से अधिक होने लगे, तो उस कंडीशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे आज के टाइम पे सपोज कीजिए आप एक पेन ले रहे हैं 10 रुपए का, और आज से 2 साल 3 साल बाद यही पेन, या फिर आज से 1 साल बाद इस पेन की कीमत हो जाए 20 रुपये, तो ये अपने समान विधि से कितना फास्ट बढ़ा है। तो इस प्रोसेस को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जब वस्तु की मांग बढ़ जाती है, वस्तु की आपूर्ति घट जाती है, उस कंडीशन में हम वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, इन्फ्लेशन होता है। मतलब आपका डिमांड इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, इस कंडीशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। भारत में इन्फ्लेशन या फिर मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचांक, थोक मूल्य सूचांक तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह सूचांक के आधार पर भारत में इन्फ्लेशन या फिर मुद्रास्फीति दर की माप की जाती है। याद रखिएगा, यह पूछा जाता है कि भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस स्तर पर की जाती है, किस आधार पर की जाती है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचांक, थोक मूल्य सूचांक तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह सूचांक के आधार पर। औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, कौन जारी करता है? तो ये जारी कौन करता है? ये आपका श्रम ब्यूरो जारी करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। आगे हम बात करें औद्योगिक उत्पादन सूचांक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है? तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का आधार वर्ष 2011-12 है। मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं? तो मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के जो मूल्य हैं उसमें वृद्धि होती है, मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। तो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होना और मुद्रा के मूल्य में कमी आना, यही आपकी अर्थव्यवस्था पर परिवर्तन आता है। फिलिप्स कर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिलिप्स कर्व किस चीज को दर्शाता है? तो यह मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य जो संबंध है उसको दर्शाता है आपका फिलिप्स कर्व। अप्रैल 2014 से पहले थोक मूल्य सूचांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय मौद्रिक नीतियों का निर्धारण मानक था। उजित पटेल समिति की सिफारिश के बाद इसमें जो WPI पहले मेन था भारतीय मौद्रिक नीतियों का निर्धारण का, लेकिन उजित पटेल समिति की सिफारिश के पश्चात इसे बदलकर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचांक पर कर दिया गया है। क्लियर? ये क्लियर हो गया होगा। कौन सी कमेटी पे? उजित पटेल समिति। वाणिज्य बैंक, कमर्शियल बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देती है? तो कमर्शियल बैंक सरकार को सावधिक तरलता अनुपात SLR, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो के माध्यम से सरकार को उधार देती है। भारत में व्यापारिक बैंकों की
देनदारियों से सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? तो सावधिक जमाएं, फिक्स्ड डिपॉजिट। यहाँ पर कुछ प्रमुख वस्तुओं की संख्या और उनका सारांश दिया हुआ है, जिसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। प्राथमिक वस्तुओं की बात करें तो 2004-05 में और 2011-12 में इनकी संख्या 102 से 117 हुई थी, और जो इनका प्रभांश था ये देखिए 20 से 22 हुआ है। ईंधन और ऊर्जा के क्षेत्र में भी इंक्रीजमेंट, यहाँ पे ईंधन के क्षेत्र में देखिए यहाँ पे डिक्रीज हुआ है और यहाँ पे भी डिक्रीज हुआ है। विनिर्मित उत्पादन की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है और यहाँ पे डिक्रीमेंट देखने को आपको मिलता है। तो कुल वस्तु 676 से थोड़ा सा बढ़ा है और यहाँ पर आपका सेम है। तो कहना क्या चाह रहा है ये समझिए पहले कि वस्तुओं की संख्या तो बढ़ रही है, वस्तुओं की संख्या इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो भारांश है वह आपका सेम का सेम ही है। आगे बढ़ते हैं। वह स्थिति जब मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन एवं मुद्रा संकुचन, जिसे हम डिफ्लेशन कहते हैं, की अवस्था के साथ साथ उपस्थित हो, उस कंडीशन को हम स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। स्क्यूफ्लेशन किसे कहते हैं? वह कंडीशन जब आपका इन्फ्लेशन भी हो और डिफ्लेशन भी हो, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों हो, तो उस कंडीशन को हम स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति एवं मंदी, जिसे रिसेशन कहते हैं, कि एक साथ अगर उपस्थिति क्या दर्शाती है? तो ये आपका गतिहीन स्फीति, स्टैगफ्लेशन। जब इकोनॉमी में आपका इन्फ्लेशन हो और रिसेशन, इन्फ्लेशन और रिसेशन दोनों हो, तो उस कंडीशन को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और जब आपका इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के साथ डिफ्लेशन होता है, उस कंडीशन को हम स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। याद रखिएगा, पूछा जाता है। ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की किस रीति के प्रयोग द्वारा संभव है? जो ऋण है इनकी सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की किस रीति के प्रयोग द्वारा संभव है? तो किसके द्वारा संभव है? ये गुणात्मक साख नियंत्रण, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। क्या है? क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। समझ आया आपको? अस्फीति, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? डिफ्लेशन के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तुओं एवं सेवाओं के जो सामान्य कीमत स्तर हैं उसमें सतत गिरावट देखने को मिलती है। डिफ्लेशन के कारण वस्तु एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में गिरावट देखने को मिलती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। कितने बार? 5 वर्षों में एक बार। इस लक्ष्य के तहत 5 अगस्त 2016 से 2021 तक की जो अवधि है उसमें 4% उपभोक्ता मूल्य सूचांक को निर्धारित किया गया था, जिसमें मतलब इन्फ्लेशन की जो रेट है भारत सरकार वो कोशिश करती है 4% रखने की, लेकिन कभी कभी +2 -2 हो जाता है, मतलब अधिकतम 6 या न्यूनतम 2 हो जाता है। और ड्यू टू कोरोना ये इन्फ्लेशन रेट आपका बढ़ गया था। आगे बात करते हैं अस्थाई मुद्रास्फीति, कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। कोर इन्फ्लेशन की गणना में क्या चीज़ शामिल नहीं की जाती है? तो खाद्य पदार्थ तथा ईंधन घटकों का कोर इन्फ्लेशन की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। मौद्रिक नीति की समीक्षा किसके अंतराल पर की जाती है? मौद्रिक नीति की समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है? तो ये आपका प्रत्येक 2 माह के अंतराल पर मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है। नकद आरक्षित अनुपात। नकद आरक्षित अनुपात
कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो और खुला बाजार कार्रवाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन। कैश रिजर्व रेशियो और खुला बाजार इकाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या साधन है? तो कैश रिजर्व रेशियो और ओपन मार्केट ऑपरेशन का साधन होता है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, ये आपका कैश रिजर्व रेशियो और ऑपरेशन का साधन है। मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा किया गया था। रेपो दर, रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट का नियमन कौन करता है? तो ये आपकी आरबीआई करती है। क्लियर? रेपो रेट वह रेट होता है जिससे आपका बैंक आरबीआई से क्या लेता है? लोन लेता है। और रिवर्स रेपो रेट में बैंक लोन देता है किसको? आपका आरबीआई को। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा और आरक्षित राशि का निर्धारित भाग आपका नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करती है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? तो जब रिजर्व बैंक आपका नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करती है तो इसका मतलब होता है कि जो वाणिज्य बैंक है इनके पास उधार देने के लिए मुद्रा की कमी हो जाएगी, क्योंकि अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देगी बैंक तो आरबीआई बढ़ा देगी तो बैंकों को अब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैश अपने पास रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ेगा, और कैश ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर आपको रखना होगा तो आप लोन कम दोगे, तो इसीलिए ये बढ़ाया और घटाया जाता है। क्यों? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। हेलीकॉप्टर मुद्रा, हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले अमेरिकी अर्थशास्त्र मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। याद रखिएगा, हेलीकॉप्टर मनी मिल्टन फ्रीडमैन ने सबसे पहले इसकी अवधारणा की थी। आज की क्लास पार्ट 1 में हम इतना ही रखते हैं। क्लासेस लेंदी नहीं करना है मुझे, क्योंकि छोटी क्लासेस रहेंगी, आप आसानी से समझ लीजिए टॉपिक को। पार्ट 2 में इसको टॉपिक को मैं कंप्लीट करा दूंगा। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो, समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ आप कमेंट में रख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।